तो हमारा नेक्स्ट है फाइलेरिया रोग। फाइलेरिया रोग, प्रोटोजोआ के रोग चल रहे थे तो फाइलेरिया रोग। देखिए फाइलेरिया रोग की बात करते हैं। हाथी पांव, पांव सूजकर मोटा बड़ा काफी मोटा हो जाता है। फाइलेरियोडी नामक फाइलेरियोडी नामक निमोटोड के कारण होता है। निमोटोड के कारण होता है। फाइलेरियोडी नामक निमोटोड के कारण होता है और यह शरीर में बुचेरिया देखिए पूछा गया है ये बुचेरिया ब्रैंकफटाई गोल कृमि, ब्रैंकफटाई गोल कृमि, ये कई बार क्वेश्चंस आ चुका है। बुचेरिया के कारण, बुचेरिया नामक गोल कृमि, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बुचेरिया नामक गोल कृमि के कारण होता है। और क्या करता है ये बुचेरिया? लिम्फ नामक जो ग्रंथि होती है मानव की, लिम्फ ग्रंथि को संक्रमित कर देता है। लिम्फ ग्रंथि को संक्रमित कर देता है। तो बुचेरिया से होता है, लिम्फ ग्रंथि को संक्रमित कर देता है। बात करते हैं इसके वाहक की, तो वाहक इसका जो होता है क्यूलेक्स मच्छर। तो क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है ये। क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से फैलता है। या एक मच्छर और होता है इसका क्यूलेक्स के साथ साथ, मैंसोनाइडिस। या तो क्यूलेक्स मच्छर प्रजाति के कारण या मैंसोनाइडिस प्रजाति के मच्छर के कारण ये फैलता है फाइलेरिया रोग। एक और रोग हम देख लेते हैं, प्रोटोजोआ से होता है जो। नेक्स्ट हमारा है एस्केरिस, अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। एस्केरिस रोग होता है, बच्चों में पाया जाता है। बच्चों का पोषण इससे रुक जाता है, अर्थात पोषण में कमी हो जाती है, जिससे शारीरिक वृद्धि या शारीरिक विकास नहीं होता। और एस्केरिस लम्बिकॉइडस से होता है। एस्केरिस लम्बिकॉइडस के कारण होता है ये। एस्केरिस लम्बिकॉइडस के कारण ये होता है। तो ये हमारे रोग थे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। इस रोग में बच्चों का पोषण रुक जाता है, बच्चों का पोषण कम होता है, जिसके कारण बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट बात हम करेंगे आनुवांशिक रोग। इसमें लास्ट टॉपिक हम लेते हैं आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक या जेनेटिक डिसऑर्डर। जन्मजात या आनुवांशिक या जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिए ऐसे रोग जो माता पिता से जन्म से प्राप्त होते हो, ऐसे रोग जो माता पिता से जन्म के साथ ही प्राप्त होते हो, क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। जैसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, हीमोफीलिया की बात करते हैं, तो हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, आनुवांशिक बीमारी है। और इसमें रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है? क्योंकथ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो जाती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होने से। तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता, अर्थात चोट लगने पर, त्वचा के कट जाने पर रक्त बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसके कारण रक्त नहीं रुकता है और रक्त अधिक मात्रा में निकलने के कारण रोगी की मृत्यु हो जा सकती है। हीमोफीलिया नामक बीमारी महारानी एलिजाबेथ में पाई गई थी। तो ये होता है हमारा हीमोफीलिया। किस प्रकार की बीमारी है? आनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट आते हैं हम आनुवांशिक बीमारी में, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारी आनुवांशिक बीमारी है
डाउन सिंड्रोम। देखिए इसे हम समझ लेते हैं। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम की बात हम करते हैं। देखिए 21वां जोड़ा गुणसूत्र, जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, उस जोड़े में दो के स्थान पर 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। अर्थात 21वें जोड़े में क्या होता है, वहां 2 होने चाहिए, 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसे हम मंगोली जड़ता रोग भी कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में 21वां जो जोड़ा होता है गुणसूत्र का, उसमें 2 के स्थान पे, जोड़ा तो 2 का होना चाहिए, तो 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिससे कि मानव में कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 47 होते। कितने मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 46। तो यहाँ कितने हो जाते हैं, 21वें में 2 की जगह 3 हो जाते हैं, जिसके कारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। और इसी रोग को हम क्या कहते हैं, मंगोली जड़ता रोग। नेक्स्ट बात हम करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। ये तो डाउन सिंड्रोम था, अब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारी बीमारी है आनुवांशिक टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, 23वां जो जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र, 23वें जोड़े गुणसूत्र में 2 की जगह 2 के स्थान पर 1 गुणसूत्र पाया जाता है। तो 23वें जोड़े में 2 पाए होने चाहिए, परंतु 2 ना होके यहां 1 गुणसूत्र पाया जाता है, जिसके कारण जो अगर ये रोग अगर है तो कोई स्त्री इससे क्या हो सकती है, स्त्री नपुंसक हो सकती है, होती है। तो 23वें जोड़े के में 2 के स्थान पर 1 गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए इसके कारण क्या हो सकता है, स्त्री में। नेक्स्ट बात हम करते हैं, इसके बाद टर्नर सिंड्रोम के बाद नेक्स्ट लेते हैं थैलेसीमिया। नेक्स्ट रोग हम लेते हैं थैलेसीमिया रोग। थैलेसीमिया रोग जो होता है, जो हमारा HB हीमोग्लोबिन होता है, मानव के अंदर जो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इस रोग के होने से हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता। अर्थात मानव के अंदर अगर थैलेसीमिया किसी को रोग होता है तो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करने की क्षमता उसमें नहीं रहती। अर्थात हम कह सकते हैं अत्यधिक रक्त की कमी हो जाती है, अत्यधिक रक्त की कमी हो जाती है। थैलेसीमिया रोग से पीड़ित व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करने की क्षमता नहीं बचती है, जिसके कारण अत्यधिक रक्त की कमी हो जाती है और उसे हमें क्या करना होता है, और अधिक अत्यधिक मात्रा में रुधिर देना होता है उस व्यक्ति को। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट रोग क्लाइनफेटर सिंड्रोम। क्लाइनफेटर सिंड्रोम ये भी वंशानुगत बीमारी होती है। इसमें लिंग गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 होते हैं। लिंग गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें लिंग निर्धारण गुणसूत्र जो होता है उसमें 2 के स्थान पर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ऐसा होने से पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वर्णांधता। तो इससे हम सब इसको जानते हैं वर्णांधता को।
डाल्टन में ये रोग सबसे पहले पाया गया, इसीलिए इसे डाल्टनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। वर्णांधता डाल्टन में पाया गया सबसे पहले, तो इसलिए इसे डाल्टनिज्म रोग भी कहा जाता है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं, इसमें लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्णांधता के अंतर्गत व्यक्ति के आँख की जो शंकु टाइप की कोशिकाएं होती हैं, जो कलर को, रंग को पहचानती हैं, उनकी संख्याएं कम होती हैं। तो ये हमारे बात चल रही थी किसकी, हीमोफीलिया, वर्णांधता और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, थैलेसीमिया। ये सारे रोग कैसे रोग हैं? अनुवांशिक जेनेटिक रोग हैं। देखिए, जेनेटिक रोग में और भी आते हैं, जैसे चर्म रोग में आता है, मानसिक रोग होते हैं, चक्षु रोग होते हैं, जो मोतियाबिंद वगैरह होते हैं, वो भी हमारे किस में आते हैं? अनुवांशिक जेनेटिक डिसीज़ में आते हैं, जेनेटिक डिसीज़ के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ और टॉपिक्स पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि रोग से कुछ क्वेश्चंस और भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे पादप के अंतर्गत जैसे जेडन, जिंक, तो जिंक की कमी से भी कई सारे रोग हम देख सकते हैं। जैसे खैरा रोग धान में होता, किसकी कमी से होता है? खैरा रोग धान में जिंक की कमी से होता है। मक्का में सफ़ेद कली रोग होता है, सफ़ेद कली रोग किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है। मानव की अगर हम बात करें, आदमी मनुष्य की बात करें, तो अस्थमा जिंक की कमी से अस्थमा रोग होता है। और पादपों के अंदर ही लिटिल लीफ नामक रोग पाया जाता है, जिंक की कमी से ही। पादपों के अंदर, पौधों के अंदर ही ये भी रोग पाया जाता है। मक्का में सफ़ेद कली, धान में खैरा रोग होता है। बात करें अगर कॉपर की कमी से, सीयू, तांबा या कॉपर की कमी से होने वाला रोग, नींबू में होने वाला रोग कई बार पूछा गया। नींबू के अंतर्गत नींबू में होने वाला रोग डाइबैक होता है, डाइबैक रोग होता है। बात करते हैं गेहूं का काला किट, इसके बाद हम आगे चलते हैं। गेहूं में होने वाले रोग को देखते हैं थोड़ा सा। गेहूं का काला किट और कंड रोग जो लगता है, काला किट और कंड रोग, ठीक। और इसके बाद गेहूं में, देखिए गेहूं में होता है काला किट और कंड रोग, ये गेहूं का रोग है। आलू में अंगमारी लगता है, आलू में कौन सा रोग होता है? अंगमारी रोग। आलू के में कौन सा रोग होता है? अंगमारी। गेहूं में काला किट या कंड रोग लगता है। मूंगफली में टिक्का रोग, मूंगफली में कौन सा रोग होता है? टिक्का। तो काला किट या कंड रोग किस में लगता है? गेहूं में, अंगमारी, आलू में, मूंगफली में टिक्का रोग होता है। गन्ने में लाल सड़न होती है, गन्ने में कौन सा रोग है? लाल सड़न रोग है, लाल सड़न रोग है। और ये सारे जो रोग होते हैं हमारे, ये किससे होते हैं? कवक के कारण। किससे होते हैं हमारे ये सारे रोग? कवक के कारण होते, कवक के कारण होते। जबकि अगर हम बात करें नींबू की बात करते हैं, नींबू में एक रोग होता है कैंकर, नींबू में कैंकर। आलू में शिथिल रोग, नींबू का कैंकर, आलू का शिथिल रोग। ये दोनों कैंकर और शिथिल रोग ये जीवाणु से होते हैं। किससे होते? जीवाणु से होते हैं। गेहूं का काला किट या कंड या आलू में अंगमारी, मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने में लाल सड़न कवक के कारण होते हैं। जबकि नींबू का कैंकर और आलू का शिथिल रोग जीवाणु के कारण होते हैं, जीवाणु के कारण होते हैं।